आज हम पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी के घर पहुंचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी की, वो क्या है, अजय चंद्राकर अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। तो सबसे पहले अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, स्वागत है आपका। अजय चंद्राकर जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत फायर ब्रांड नेता है, बहुत ही विद्वान है, पढ़े लिखे हैं और इनकी बातों में बहुत वजन रहता है। अजय चंद्राकर को अगर समझना हो, अगर 1 मिनट में आप कुछ बताना चाहें कि अजय चंद्राकर क्या है। अजय चंद्राकर सीधे साधे सरल सहज भाव के भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, बस। बहुत संक्षिप्त परिचय दिया है। वैसे हम लोग लगातार देखते हैं, चाहे बात विधानसभा की हो, चाहे पार्टी फोरम की, आपका एग्रेशन बहुत ताकतवर रहता है। लोग सवाल पूछने से डरते हैं, मंत्री भी जवाब देने से डरते हैं। वो अजय चंद्राकर कौन है? अब कई चीज़ें विषय की महत्ता पर निर्भर करती है। विधानसभा में यदि लोक महत्व के विषय हैं और संतुष्टिकारक किसी का भी उत्तर ना हो, कोई शासन सत्ता हो, पार्टी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पार्टी का विषय नहीं रहता, तो इसलिए लोगों को लगता है कि एग्रेशन दिख रहा है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है प्रदेश में एक नए तरीके की बीजेपी आ रही है। प्रदेश संगठन की बात करें, उसमें भी अधिकांश नए चेहरे, मंत्रिमंडल में भी नए चेहरे। उस पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? हर युग में, हर दौर में, हर परिस्थिति में परिवर्तन अवश्यम भावी रहा है और उसको खिलाड़ी भावना से स्वीकार करना चाहिए सबको। और भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारी 54 सदस्यीय विधानसभा है और इतनी बड़ी पार्टी छत्तीसगढ़ में है, उसमें श्रेष्ठ लोगों को लिया गया है। नहीं तो आप श्रेष्ठ नहीं हैं, ये तय करने वाला कौन है? मैं श्रेष्ठ हूँ या नहीं हूँ, योग्य हूँ या अयोग्य हूँ, मेरी उपयोगिता क्या है, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है कि वो मेरे बारे में जो चाहे वो निर्णय कर सकते हैं। लेकिन अब तो एज वाला मामला भी भागवत जी ने क्लियर कर दिया है कि 75 और 76 अब कोई रिटायर नहीं हो रहा है। आपकी उम्र भी अभी उतनी नहीं हुई है। पॉलिटिक्स में इस उम्र को मैच्योर माना जाता है, लेकिन अचानक आप मंत्री रहे और आज सिर्फ विधायक हैं। दोनों परिस्थितियों में क्या अजय चंद्राकर की रेस यहीं तक थी? क्योंकि हमने देखा है विधानसभा, पिछला जो विधानसभा था, 14 विधायक होते थे और आपके समर्थक कहते थे कि अजय चंद्राकर जिस एग्रेशन से काम कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ऐसा है, कोई मुझे मुख्यमंत्री का दावेदार बना दे, उससे मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। विष्णुदेव साय जी, मेरे ऊपर और भी नेतागण हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे बारे में कोई भी प्रकार की बात सोचना, ये पार्टी नेतृत्व के ऊपर ही निर्भर है। एक पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया आपका, किरण सिंहदेव जी को आपने गमछा पहनाया, उस पर बहुत आपकी सोशल मीडिया पर आलोचना हुई, आपकी नाराजगी की बात आई। सच क्या था वहाँ? ऐसा है कि मैंने ये कहा मंच पर कि पार्टी माँ की तरह होती है, माँ की सेवा का कोई मूल्य नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता, और यदि सम्मान करना जरूरी भी है तो जो हमारे नेतृत्व करता है, जिसके नेतृत्व में हमने ये काम संपादित किया है, उनका सम्मान होना चाहिए। और मैंने अपने नाम का मेमेंटो रखा था और अपना गमछा जो है सम्मान स्वरूप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पहनाया। बस इतनी सी बात है, उसमें नाराजगी वराजगी कहीं नहीं थी। आप जिस तरीके से काम करते हैं, आपको क्या लगता है आपकी इस पॉलिटिक्स को विधायक तक रोकने के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मुझे 6 बार पार्टी ने मौका दिया, 5 बार मैं चुनाव जीता, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इससे ज़्यादा मैं कुछ सोचता नहीं। इतनी विषम परिस्थितियों में, जबकि उस क्षेत्र की धमतरी में बहुत सारी सीटें कांग्रेस लगातार जीत रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी सीट बचती है, उसके बावजूद आपको लगता है कि कौन आदमी है जो आपकी इस प्रतिभा को नहीं समझ पा रहा है? नहीं, मेरे अंदर जितनी योग्यता है या नहीं है, मैंने कहा, उसका निर्धारण करना
उसके बारे में निर्णय लेना, उपयोगिता के बारे में सोचना, ये पार्टी नेतृत्व का ही काम है। इस समय कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने अपने आप को, राजनीतिक भविष्य को पार्टी को सौंप दिया है। अभी जो मंत्री हैं उसमें सबसे अच्छा मंत्री कौन लगता है आपको? पूरा मंत्रिमंडल अच्छा है, सभी मंत्री निर्णय अच्छा ले रहे हो। 3 लोग तो नए बने हैं, अभी उसको देखना बाकी है। और निर्णय की यदि सामूहिकता देखी जाए तो अभी सर्वे में झलका है कि 40% लोग राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद कर रहे हैं। उनकी टीम जोरदार है, अधिकारियों की टीम कहें, चाहे वो मंत्रिमंडल की टीम कहें, संगठन की टीम कहें, उनको एक सब मिल के संबल प्रदान कर रहे हैं, जिसका परिणाम एक जनमत सर्वे में आया कि इनको पसंद किया जा रहा है। अभी 14वें मंत्री की नियुक्ति हुई। आप भी लगातार राज्य बनने के बाद से ही विधायक हैं। 14वां मंत्री बनाना क्या संवैधानिक है? 15% 13.5 होता है। 13.5 को कोई आधा गिलास भरा है बोलेगा, कोई आधा गिलास खाली है बोलेगा। जी। तो भरा है कि खाली है, इसको कौन तय करेगा? हरियाणा में 14 मंत्री बनते रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस ने भी उस 14 मंत्री बनाया। तो कांग्रेस वाले यदि कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको जाके हुड्डा जी से पूछ लेना चाहिए था, आपने संविधान विरोधी क्यों काम किया था भाई? और संविधान विरोधी काम किया था तो कोर्ट ने आपसे क्या कहा? नहीं, लेकिन अभी जो बात आ रही है कि 14 मंत्री होने पे 15.5 हो जाएंगे और मैक्सिमम लिमिट 15% है। तो उससे कुछ, मैंने कहा ना, आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा है, तो इसको कितना % माने, ये कौन तय करेगा? अभी देश की राजनीति में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लोगों ने कहा कि कुछ जगह वोटर गलत बने, वोट चोरी हुई। आपकी विधानसभा में भी ये रहा। आपको क्या लगता है, वोट चोरी हुई है? वोट चोरी शब्द ही गलत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश का गहन परीक्षण होना चाहिए। आकार बढ़ रहा है, जैसे रायपुर है, बहुत लोग इस मोहल्ले से उस मोहल्ले चले गए हैं, कोई इस मोहल्ले से दूसरी जगह चले गए हैं। शहर, गांव के लोग शहर में माइग्रेट बहुत हुए हैं, तो गांव में भी उनका नाम है, यहाँ भी जुड़ गया है। तो जो शहरीकरण और जो माइग्रेशन है, और जो दूसरे शब्दों में कहे कि घुसपैठिया है, जिसमें तत्कालीन नेता मंत्री TS सिंहदेव साहब ने कहा था कि पहाड़ में रोहिंग्या बसे हैं करके। तो ऐसी परिस्थितियों की जांच सही अर्थों में हो सकती है, वो गहन पुनर्निरीक्षण से ही हो सकती है, जो होना चाहिए। और इसका समर्थन सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए, और शंका करने के बजाय उसमें भाग लेना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में BLO तो नियुक्त नहीं कर पाई। इतनी संगठन की उसकी ताकत नहीं है। चुनाव आयोग 30 लोगों को बुलाती है कि 300 लोग घुसेंगे तब जाएंगे बोलते हैं। ईमेल का जवाब नहीं देते, बुलाने पर चर्चा के लिए नहीं जाते, बाहर बोलते, प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो संवैधानिक संस्थाओं का ये अपमान है, प्रक्रिया में भाग नहीं लेना। आपको जहाँ जो बात कहनी चाहिए, जहाँ जो आपत्ति लेनी चाहिए, जहाँ जो करना चाहिए, वो काम नहीं करते, बाकी सब काम करते। ये लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड है, वो वोट चोरी बहुत ट्रेंड कर रहा है। इसका क्या छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्यों में भी असर पड़ेगा? ऐसा है कि आज आरोप नहीं लगाया है पहली बार। हमारे हर स्टेप में वो न्यायालय में गए हैं और कोई फर्क नहीं पड़ा है उससे आम मैंडेट में। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और अन्य प्रदेशों में विस्तार ही हुआ। उड़ीसा हम पहली बार स्वतंत्र रूप से सरकार बनाए, हरियाणा में पहली बार स्वतंत्र रूप से सरकार बनाए, दिल्ली में 25 साल बाद लौटे, छत्तीसगढ़ में फिर लौट के आए, राजस्थान में तो लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारा मत प्रतिशत बंगाल में कितना बढ़ा है, तो भाजपा का विस्तार ही है उनके कोर्ट में जाने के बाद ही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रहा। अब उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस की, राहुल गांधी की, उनकी बहन की, सबकी। एक नेता है छत्तीसगढ़ के, राष्ट्रीय सचिव बने, जेल में भी बंद थे, देवेंद्र यादव, खूब दौड़ रहे हैं राहुल गांधी की। उस दौड़ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ है वो? उनकी
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत तीव्र है एक। दूसरा, उनके नेता होते थे भूपेश बघेल जी, तो भूपेश बघेल जी से बड़ी लाइन वो खींचना चाहते हैं सीधे, और कोई दूसरा कारण नहीं। भूपेश बघेल जी को उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपके अच्छे मित्र हैं भूपेश बघेल जी, फ़ोन किए थे क्या? वो ट्वीट किए मंत्री बनने के बाद कि वरिष्ठ नेता जो है संपर्क करें, हम लोग जो है तैयार हैं। ये काम कांग्रेस करती है, हम लोग नहीं करते। किसी भी स्तर में जाके वो बोल लें, भाजपा टस से मस्त नहीं होगी। वो दौर गुजर गया। दिल्ली के भाग का जो सिक्का है ना, बार बार नहीं टूटता। एक बार जब छत्तीसगढ़ में घटना घट गई तो भाजपा इतनी सतर्क, इतनी सावधान, इतनी वैचारिक रूप से अब सुदृढ़ हो चुकी है यहाँ कि टूटने फूटने की तो संभावना वो भूल जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मेरे लिए उन लोगों ने लिखा तो राम पुकार सिंह जी, खेलसाय सिंह जी, सत्यनारायण जी, धनेन्द्र जी क्या कर रहे थे लोग? भूपेश बघेल जी क्यों नहीं बनाए उन लोगों को मंत्री? राम पुकार सिंह जी कितने बार के विधायक थे, खेलसाय सिंह जी कितनी बार के विधायक? काफ़ी सीनियर हैं, अब तो उम्र भी हो गई उनकी 70-75। वो खुद भी दूसरों को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम किए हैं उसमें। आपने कहा कि आपका सब कुछ आकलन पार्टी करेगी, तो क्या विधानसभा का चुनाव, अगला चुनाव आप लड़ेंगे? नहीं, मैं आज तक चुनाव लड़ा हूँ पार्टी के लिए। समझिए, मैं बार बार वही बात कहूँगा कि मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का निर्णय पार्टी करेगी। क्या विधानसभा छोड़कर लोकसभा में जाने का भी कुछ है आपका? क्योंकि बीच में चर्चा हुई थी कि अजय चंद्राकर जी को टिकट दे देंगे जब बृजमोहन जी का नाम आया था। जितनी बार आप मुझे लोकसभा, विधानसभा टिकट कटने, पार्टी के गठन, मंत्रिमंडल के गठन, इसमें बात करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगी। जी। मैं खुद अपने आप को सार्वजनिक जीवन में एक विचारधारा को, एक संगठन को जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उनको सौंप चुका हूँ। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी नहीं। व्यक्तिगत तौर पे तो हैं, आप लगातार चुनाव जीतते हैं, आपका चेहरा है, प्रदेश में पार्टी का बहुत बड़ा आपका फैन फॉलोइंग भी है, लोग मानते हैं। ऐसा आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि आप कुछ नहीं है, आपको लोग पसंद करते हैं, लाखों वोट पड़ते हैं आपको। क्या लगता है कि जिस तरीके से बृजमोहन जी को लोकसभा भेजा गया, आप भी अगले चुनाव में लोकसभा में रहेंगे और अगले में 5 साल बाद की परिस्थितियां कुछ और होंगी, तो क्या आपकी पॉलिटिक्स अब दिल्ली की पॉलिटिक्स में स्विच होने वाली है? मैं सोचता हूँ कि मेरा उपयोग जहाँ पे हो या नहीं हो, ये काम फिर से वही कहूँगा कि पार्टी तय करेगी। मेरे मन करने से कुछ नहीं होता, मेरा मन बहुत कुछ कहता है, लेकिन मैं जो पार्टी का अनुशासन है उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन अभी आपका मन क्या कह रहा है? जो ये परिस्थितियां, देखिए नेता हैं आप, 6 चुनाव लड़ा आपने, 30 साल का तो चुनाव वाला कैरियर है, उसके पहले आप पार्टी के लिए भी काम किए। एक बार चुनाव हारे तो प्रदेश कार्यालय बनवाने की जिम्मेदारी मिल गई, आज उसी प्रदेश कार्यालय की बहुत कम मीटिंगों में आप जाते हैं, तो क्या लग रहा है अजय चंद्राकर जी, मैं नाराज नहीं बोलूँगा, दुखी हैं? देखिए, सारा खेल मन का होता है स्पिरिचुअलिटी में, समझ रहे ना? सुख दुख दोनों मन की दशा है, संसार की दशा नहीं है। तो मन को आपने जितना नियंत्रित कर लिया तो सारा जीवन सुखी हो जाता है। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, मैं भी जानता हूँ, किताबें बहुत पढ़ते हैं और जिस तथ्य के साथ आप बातों को रखते हैं, राजनीतिक गुरु कौन है आपका? देखिए, वास्तव में मैं राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रभावित था तो माननीय गोविंद सारंग जी से था। तो हमारे जी, जिस समय हमने भाजपा ज्वाइन की उस समय यहाँ के संगठन मंत्री थे, और उसके बाद बहुत सारे संगठन मंत्री आए जिन लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, पर गोविंद सारंग जी से मैं बहुत प्रभावित था। अजय चंद्राकर अगर किसी एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जिसने उनको डैमेज किया है, उनके पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज किया है? मेरे पॉलिटिकल करियर को कौन डैमेज करेगा? कोई डैमेज नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी चाहेगी उसी दिन मैं डैमेज होऊंगा, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई व्यक्ति डैमेज कर ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी भी नेताओं से बनती है, वही नेता रहते हैं जो पार्टी को चलाते हैं, उन नेताओं की बात कर रहा हूँ। कोई डैमेज नेता तो कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कर ले।
जो पार्टी का निर्णय होगा उसी दिन सक्रियता निष्क्रियता निर्भर करेगी। बाकी तो कोई दूसरा अवयव तत्व काम ही नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग 98 में चुनाव जीते हैं, कई सारे नेता, चाहे धर्मलाल कौशिक की बात करें, अमर अग्रवाल की बात करें, या तमाम लोग, 98 से आप लोग राज्य बनने के पहले से विधायक हैं। ब्रिजमोहन जी को छोड़ दीजिए, अब तो लोकसभा चले गए, स्टेट की विधानसभा की पॉलिटिक्स से आगे आ गए। क्या लगता है 98 के बाद 98 वालों को बैरियर लगा दिया गया है, ऐसा कुछ लग रहा है, या उनके भविष्य को आप कैसे देखते हैं? नहीं, रामविचार जी 90 से चुनाव जीत रहे हैं, तो बैरियर कैसे मान लोगे आप? ब्रिजमोहन जी को मंत्री बनाया गया था, वो भी 90 से चुनाव जीत रहे हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 90 में पहली बार विधायक बने, तो उसको रिटायर कर दिया गया, कैसे मान लोगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी 90 से चुनाव जीत रहे हैं, विधानसभा 90-98 वो जीते हैं, और रामविचार जी जीते, ब्रिजमोहन जी मंत्री बने थे, वो 90 से जीत रहे हैं। तो यहाँ रिटायरमेंट वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी जो कहेगी उसको मानना, स्वीकार करना, ये महत्वपूर्ण है। मैं 10 नेता बता दूंगा जिनकी टिकट एक बार काटी गई, दूसरी बार फिर उनको टिकट दी गई। मुख्यमंत्री जी खुद ही हैं, हाँ? लोकसभा की टिकट नहीं मिली और आज मुख्यमंत्री हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीज फायर पे लगातार बयान दे रहे हैं। देखिए क्या है, कूटनीति जो होती है, वैश्विक राजनीति जो होती है, उसमें चुप रहना भी अपने आप में एक बड़ी कूटनीति होती है, मौन रहना भी। ज़्यादा बोलना अच्छी कूटनीति नहीं मानी जाती कूटनीति क्षेत्र में। मोदी जी वही कर रहे हैं, कहाँ पे बोलना है, कैसे संतुलन बनाना है, वो काम कर रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में लगातार ये छप रहा है कि नोबेल प्राइज़ पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं करके। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए जो व्यक्ति पूरी दुनिया में असंतुलन पैदा करे, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो उनके मौत की भी अफवाह उड़ गई, उनके उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि मैं पद संभालने के लिए तैयार हूँ करके। सरकार के 5 काम आप बता दीजिए। सरकार ने मातृवंदन दिया, सरकार ने भूमिहीन कृषकों को पैसा दिया, सरकार ने धान खरीदी की, सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू किया, सरकार मोदी की जितनी गारंटी है उसको पूरा करने के लिए तेज़ी से काम कर रही है। उसमें और बहुत सारे अवयव हैं मोदी जी की गारंटी में। ये सब काम हो रहा है, 5 काम बारे में बता दिया आपको। अभी लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलती है कि मोदी जी की गारंटी तो सरकार पूरा करे, लेकिन विधायक जो अपने क्षेत्र में चुनाव लड़े हैं वो बहुत सारे वादे किए हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं, और प्रदेश भर में नाराज़गी है। जो कर्मचारी हों चाहे स्थानीय लोग हों, सब नाराज़ हैं। उनको कैसे, क्योंकि आप लोग जब विपक्ष में थे तो उन लोगों से वादा किया था कि हम आएंगे तो आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कभी किसी से, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी से कोई वादा नहीं करता। मैं बहुत सारे ऐसे काम बता सकता हूँ जिसको लोगों ने मांगा नहीं और हमने किया, समझ रहे हैं ना। तो कर्मचारी आंदोलन के संदर्भ में इतनी बात कहूँगा, उनकी मांगे कभी ख़त्म नहीं होती। कभी एक विषय रहता है, कभी दूसरा विषय रहता है। कभी दिल्ली ने बोनस की घोषणा कर दी, कभी दिल्ली ने डीए की घोषणा कर दी, तो राज्य के विषय नहीं हो तो भी राज्य से जुड़ जाते हैं। कभी सेवा विसंगति की होती है, कभी संविदा कर्मचारियों की होती है, कभी डेली वेजेस कर्मचारियों की होती है। तो अलग अलग परिस्थितियाँ रहती हैं सबकी, वो मांगे धीरे 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 पूरी होती हैं। कई लोग चाहते हैं कि तुरंत सब पूरी हो जाएं। तो सबसे पहले इनमें उनको भी समझना चाहिए कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है। ये सारे निर्णय होते हैं वित्तीय स्थिति से, और ये सभी वर्गों को समझना चाहिए। और सरकार जो भी वेलफेयर स्टेट होती है वो कर्मचारियों के लिए भी होती है, जनता के लिए भी होती है, आप समाज के सभी वर्गों के लिए होती है। तो जो संसाधन होते हैं उसमें समाज के सभी वर्गों को संरक्षित किया जाता है, उनके हितों की रक्षा की जाती है। तो ये बात हम सबको समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, वित्तीय स्थिति की बात किया आपने। विपक्ष में थे तो सरकार, जब कांग्रेस सरकार कर्ज लेती थी तो आप कहते थे कि ये लोग कर्ज ले रहे हैं।
अभी क्या आपको लगता है सरकार की वित्तीय स्थिति सही है, सरकार फंड का मैनेजमेंट, क्योंकि एक आम चर्चा है कि महतारी बंधन में इतना पैसा खर्च हो जा रहा है कि बाकी काम हो नहीं पा रहे हैं। ऐसा है कि वित्तीय स्थिति है ठीक, तभी इस साल बजट में सिंचाई को 5,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई है, अटल निर्माण वर्ष की घोषणा हुई है, पूंजीगत व्यय का प्रतिशत सरकार ने बढ़ाया है जो ऐतिहासिक स्तर में छत्तीसगढ़ बनने के बाद रहा है, वित्तीय घाटा नियंत्रण में है, कर्ज की सीमा लांघी नहीं है जो सीमा का लिमिट है। तो जब ये चीज़ें दिख रही हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वित्तीय स्थिति खराब है करके। एक नैरेटिव विपक्ष में बनाने की कोशिश होती है। लेकिन भूपेश बघेल जी के समय जब हम पूछते थे तो वो कोई ठोस कारण नहीं बता पाए थे कि कर्ज लेने के कारण क्या है। वो एक ही कारण बताते थे कि ये प्रदेश तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, ये प्रदेश तनख्वाह में कटौती कर रहा है, कोविड के कारण हम तनख्वाह दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो कोई ठोस कारण, कोई बड़ी योजना नहीं बता पाए जिसके लिए उनको कर्ज लेना जरूरी हो। ये थे अजय चंद्राकर जी। अजय चंद्राकर जी लगातार भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं। 6 बार इनको पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। अभी क्योंकि हम इनसे चर्चा करने पहुंचे थे, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अजय चंद्राकर जैसे तमाम सीनियर लीडर, नाम गिनाऊंगा तो 8-9 नेता हो जाएंगे जो 5-5, 6-6 बार चुनाव लड़े हैं, विधायक बने हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन अजय चंद्राकर क्योंकि विद्वान है, उन्होंने एक एक विषय पर, चाहे वो बात डोनाल्ड ट्रंप की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की, विस्तार से बात की। चंद्राकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।